Hello friends, welcome back to my channel again in @biomed. ओके, पेन बदल लेते हैं। @biomed। आज की वीडियो अगेन एक सीरीज क्वेश्चंस है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का ही आगे का पार्ट है, कंटिन्यू है। चैप्टर 6 में आते हैं लाइफ प्रोसेस। 3-4 आपके सेमेस्टर में आ रहा है। फिफ्थ जो है चैप्टर ऑलमोस्ट कट चुका है, इस बार नहीं आ रहा है। फिफ्थ चैप्टर कट चुका है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। बायो का ये चैप्टर है और अगेन इसमें डायग्राम बहुत सारे होंगे क्योंकि चैप्टर ही बायो का है। तो अभी यहाँ से शुरुआत करते हैं अपने पहले डायग्राम के साथ, दैट इज कंटेनिंग द लीफ। अब ओके, इसमें क्या है, आपका एक लीफ स्ट्रक्चर बना हुआ है। वैसे आपको हवाई जहाज जैसा दिख रहा होगा बट ऐसा नहीं है। ये लीफ का टीएस ट्रांसफर सेक्शन काट रखा है और ट्रांसफर सेक्शन काट के इन्होंने इसका अंदर का स्ट्रक्चर, ये अंदर का स्ट्रक्चर है। ये कोई छोटे छोटे डब्बे नहीं बने हुए हैं, अंदर इस तरह से लीफ का स्ट्रक्चर होता भी है। ओके, यहाँ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं 3 स्टेप बताइए। केस बेस्ड में आ सकता है क्वेश्चन। केस बेस्ड में इस तरह से डायग्राम बना हुआ होगा, कुछ थ्योरी लिखी होगी थोड़ी बहुत और क्वेश्चन पूछ रखे होंगे कि भाई 3 स्टेप बताइए मेन स्टेप फोटोसिंथेसिस के, क्योंकि ये रिलेटेड है उससे। ठीक है, केस बेस्ड में आपको एक आइडिया मैं देती हूँ, कभी भी थ्योरी और डायग्राम जरूर देखिए बट थ्योरी पे ध्यान मत दीजिए, उसमें से कोई भी आंसर आपको नहीं मिलता। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन 1 पे, जो इस डायग्राम से बन सकता है। 3 स्टेप क्या हो सकते हैं फोटोसिंथेसिस के? 3 स्टेप। दूसरा आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि भाई इस पार्ट को बताइए, इस पार्ट को बताइए। तो क्योंकि आपने डायग्राम ध्यान से देखा ही नहीं तो आप पार्ट बता भी नहीं पाएंगे। देखिए, इसमें जाने वाली चीज़ है ये फ्लोएम मस्कुलर बंडल। ठीक है, देन ये आपका इसमें क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे है, कौन से सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इन्हें, और साथ ही साथ ये क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, गार्ड सेल। चलिए इनको थोड़ा सा पहचान कर लेते हैं। पहले लीफ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। देखिए, जो आपका लीफ का स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें बाहर की तरफ एक वैक्सी कोटिंग होती है जिससे पानी उसके अंदर ना जाए या उसके ऊपर पानी ठहरे नहीं। ठीक है, तो वो होती है क्यूटिकल। वैक्सी कोटिंग इज क्यूटिकल। अब ऊपर और नीचे दोनों लेयर सेल की बराबर होती है, उसके अंदर एपिडर्मिस सेल होते हैं। एपिडर्मिस सेल ही हैं जिनके बीच बीच में स्टोमेटा भी होते हैं। ज़्यादातर लोअर एपिडर्मिस में ये स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा मैं आपको आगे बताने वाली हूँ अगले डायग्राम में कि उनका काम क्या होता है। ये एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव होती है नेचर में। अब इन दोनों के बीच में, ये दोनों सैंडविच के बीच में और एक सेल लेयर होती है जिसे हम मीजोफिल सेल लेयर कहते हैं। मीजोफिल। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट यहीं पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस भी इन्हीं सेल्स में होता है। ये मेसोफिल सेल्स भी 2 तरह के होते हैं, एक तो आपके ब्रिक शेप होते हैं, ठीक है, जिनमें स्पेस थोड़ा सा कम होता है, और एक आपके स्फेरिकल शेप होते हैं जिनमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है। जो ये ब्रिक शेप है ये मेसोफिल सेल है पैलिसेड, और जो ये आपके गोल गोल दिख रहे हैं जिसके बीच में स्पेस ज़्यादा है उन्हें कहेंगे स्पॉन्जी। ठीक है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पैलिसेड पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटस सेल है, ये 9th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा। पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो ये आपके लीफ का मेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये ही दोनों क्या है, मेसोफिल सेल हैं जिनके अंदर क्या है, ग्रीन ग्रीन डॉट्स है, यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है। दोनों ही ये जो सेल है लीफ के अंदर, ये मेसोफिल सेल ये दोनों ही क्या है, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। यही मेसोफिल सेल्स है जो कि फोटोसिंथेसिस जहाँ पर होता है, दोनों अलग अलग तरह से फोटोसिंथेसिस अपना करते हैं। तो ये अलग अलग सेल्स है, क्यूटिकल दोनों नीचे, ऊपर नीचे आपका एपिडर्मिस, फिर बीच में पैलिसेड सेल, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जिन्हीं को हम मेसोफिल सेल भी कहते हैं। साथ ही साथ लीफ के सेंटर में एक डंडी सी जा रही होती है जो कि उसके पिटियोल से भी कनेक्टेड होती है, तो वो होती है आपका वस्कुलर बंडल। यानी देखिए, जब हमें पानी पहुंचाना होता है या फिर अगर हमें खाना पहुंचाना होता है तो वो बीचों बीच पहुंचाया जाता है। तो पत्तियों में भी ये होता है, बीचों बीच एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, वस्कुलर बंडल होता है जिसमें फ्लोएम और जाइलम होते हैं, और वही ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं बीचों बीच से पानी भी और खाना भी, और वही बाद में आके जाके कहाँ पे जाता है, छोटी छोटी वेन्स में। तो ये बीच में जो मिड रिब है यहाँ वस्कुलर बंडल है, और उसके बाद छोटी छोटी वेन्स में भी वस्कुलर बंडल होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। अब ये 3 मेन स्टेप क्या है? नंबर 1 स्टेप जो है फोटोसिंथेसिस का, नंबर 1 स्टेप क्या होता है फोटोसिंथेसिस का? फर्स्ट स्टेप रहेगा इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। सनलाइट जो है एटमॉस्फेयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड भी। और सनलाइट ट्रैप कौन करता है? सनलाइट ट्रैप आपके करते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल।
ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सनलाइट को ट्रैप करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा फोटोसिंथेसिस का? सेकेंड स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और ये फोटोलाइसिस बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। फोटोलाइसिस मतलब लाइट तोड़ रही है, लाइसिस कर रही है, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस भी पढ़ा था। तो सनलाइट एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है पानी को तोड़ने में। दैट इज आपकी जो केमिकल एनर्जी है वही यूज़ हो रही, जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में बदल कर पानी को तोड़ रही है, H2O को तोड़ रही है इंटू H2NO2, और यहीं से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। थर्ड जो है उसमें होगा केमिकल रिडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। जो रिडक्शन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का वो यहाँ पर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाते हैं, रिडक्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है H2 के साथ और क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट और शुगर। इसके साथ साथ इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है, दैट इज योर इसके साथ साथ रिएक्शन पूछी जा सकती है। तो मैंने क्या कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से लिया गया है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। साथ ही साथ जो उसमें पानी है उसका फोटोलाइसिस हो रहा है, यानी वो भी लगा होगा। और ऑक्सीजन जो है वो इसके H2O के टूटने के दौरान बनी है, तो H2 ऑक्सीजन गैस जो है इवॉल्व हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होता है, रिडक्शन होती है। तो फोटोसिंथेसिस एक रिडक्शनल रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का टू फॉर्म C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमारी ये क्वेश्चन में आ सकती है। चलिए अगले डायग्राम पे चलते हैं। अगला जो हमारा डायग्राम है दैट इज अबाउट द शो द दैट इज एन एक्सपेरिमेंट और एन एक्टिविटी। ये एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी हमारी शो करती है कि क्लोरोफिल नेसेसरी है या नहीं है। अच्छा, कोई भी चीज़ जो नहीं होती उसको हम गायब कर देते हैं एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पर क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम सबसे पहले डार्क रूम में रखते हैं कुछ लीव्स को। तो कुछ टूटी हुई लीव्स जो नीचे के लिए रहती है उन्हीं लीव्स को हम डार्क रूम में रख देते हैं, डार्क रूम में फॉर 4 to 5 days। और आफ्टर सम टाइम, जब डार्क रूम में रखने का मतलब क्या है, तो जो उनके अंदर जितना भी स्टार्च, जैसे अगर हमको भी खाली कमरे में बैठा दिया जाएगा तो हम जितना भी हमारा खाना अवेलेबल है उसको खा लेंगे ना, उसको ख़त्म कर लेंगे। हमारे बॉडी के अंदर भी जो खाना है वो सारा का सारा यूज़ हो जाएगा हमारी एनर्जी बनाने में। तो प्लांट भी यही करेगा। तो जो प्लांट की लीफ है वो डार्क रूम में जितना भी स्टार्च है वो यूज़ अप कर लेंगी, स्टार्च यूज़ अप हो जाएगा। तो इससे होता क्या है कि अगर ऑलरेडी हम जितनी जो टूटी हुई लीफ है उसी को लेकर ये टेस्ट कर देते हैं तो वो स्टार्च पॉजिटिव आ जाती हैं। तो डार्क रूम में रखने से ये एक एंटिटी गायब हो जाती है। यानी अगर डार्क रूम में रखेंगे तो स्टार्च यूज़ अप हो जाएगा, जो स्टोर्ड फूड है वो यूज़ अप हो जाएगा। यही स्टोर्ड फूड यूज़ अप होने के बाद थोड़े दिन कुछ घंटे की धूप हम लगा देंगे, सनलाइट दे देंगे थोड़ी देर तक। सनलाइट अवेलेबल कराने के बाद फॉर फ्यू आवर्स, अब इस दौरान क्या हुआ, जो अवेलेबल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल था उसने थोड़ा सा स्टार्च बना दिया। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्च बन गया, यानी पैचेस में कहीं कहीं स्टार्च जो है बन जाता है। उसके बाद यहाँ जगह कम पड़ रही थी तो यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, जब ये हो गया है तो अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का काम थोड़ा बहुत जो था वो हो चुका है, स्टार्च ऑलरेडी जितना भी था वो खत्म। अब जो थोड़ा सा सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने स्टार्च बनाया है वो कुछ जगह पैचेस में शायद बनाया भी होगा। ठीक है, अब उसकी प्रेजेंस चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं बाय द यूज़ ऑफ अल्कोहल। तो हम इन लीव्स को सनलाइट से निकाल कर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को हटाने के लिए अल्कोहल में डिप करते हैं, अल्कोहल में डिप करते हैं और बॉईल करते हैं अल्कोहल को। ठीक है, अल्कोहल में डिप करके उसमें अल्कोहल के साथ बॉईल करते हैं। जब हम बॉईल करेंगे तो उससे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जितने भी अवेलेबल होंगे सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब इस स्टेज पे हम आके इसको स्टार्च टेस्ट करते हैं फॉर बाय एडिंग आयोडीन ड्रॉप्स। आयोडीन ड्रॉप्स जैसे आप इसमें डालेंगे, आयोडीन ड्रॉप जैसे आप इसमें डालेंगे तो कुछ जगह पे जहाँ पे भी आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की मदद से स्टार्च बना होगा वो टेस्ट कर लेंगे पॉजिटिव, और उसमें ब्लू ब्लैक कलर जो है आ जाएगा। ब्लू ब्लैक कलर का जो है ये आ जाएगा। अगर आयोडीन डालने पर ब्लू ब्लैक कलर आ गया है इसका मतलब
यही शो करता है कि क्लोरोफिल जो है वो आपके लिए नेसेसरी है, क्योंकि जहाँ पर क्लोरोफिल जितना भी आपका इस टाइम पे बचा हुआ था, उसने जितना स्टार्च बनाया था, केवल वही एरिया जो है आपका क्या दिखाएगा, ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा, बाकी का पूरा पेल रहेगा। ठीक है, तो दैट शोज दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी, क्योंकि उसके बाद क्लोरोफिल यहाँ पर है ही नहीं, उसके बाद क्लोरोफिल चला गया है, तो बाकी का एरिया आपका क्या रहेगा, नॉन ब्लू ब्लैक रहेगा, उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा। तो दैट शोज हाउ क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब अगले हमारे डायग्राम दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब ये जो स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का, इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चर से ही बनते हैं, इसके स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आते हैं। पहले पार्ट्स ऑफ स्टोमेटा देख लेते हैं, साथ ही साथ इसमें रोल हैं गार्ड सेल के। चलिए क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और इस डायग्राम में कुछ पूछा जाएगा, जैसे कि इसमें बहुत सारे पार्ट्स एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नाम पता होने चाहिए क्योंकि थ्योरी में दे रखे हैं। तो ये जो आपके बाहर वाले आपको लीफ के सेल्स दिख रहे हैं, क्योंकि एपिडर्मिस का ही पार्ट है, इन्हें हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। इसे थोड़ा दूसरे पेन से लिख के देखते हैं, सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स और एक्सेसरी सेल्स, यानी एक्सेसरी यानी सजावट। तो ये सजावट के लिए है, इनका कोई रोल नहीं है। सब्सिडरी सेल्स। सेकंड आपसे सेकंड इसके अंदर जो सेल है, पहला पार्ट आपका है सब्सिडरी सेल, दूसरा है आपके जो और आपको सेल दिख रहे हैं दैट इज द गार्ड सेल्स। ये आपके जो सेल है मेन है, ये आपके हैं गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। फिर इसमें तीसरा नाम, यानी पहला नाम था सब्सिडरी सेल, दूसरा नाम था गार्ड सेल, तीसरा नाम क्या है इसमें, इस गार्ड सेल के अंदर जो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, बिल्कुल ये क्या है आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये क्लोरोफिल है या क्लोरोप्लास्ट है, अभी हम क्लोरोप्लास्ट लिखेंगे। उसके बाद सेंटर में यहाँ पर इस सेल के अंदर, क्योंकि ये गार्ड सेल है तो सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। और ये आपका है स्टोमेटल अपर्चर या स्टोमा। ठीक है, एक्चुअल स्टोमेटा यही है, एक्चुअल स्टोमा यही है, बट स्टोमेटा के अंदर 3 पार्ट हैं, एक स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल। अब गार्ड सेल के भी 2 पार्ट हैं, न्यूक्लियस भी है उसके अंदर और आपके क्लोरोप्लास्ट भी उसमें है। दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि स्टोमेटा के फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, स्टोमेटा के 2 फंक्शन है। ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन का मतलब जब जैसे स्वेटिंग नहीं होता है, हमें पसीने आते हैं, बिल्कुल इसी तरह से पौधे जो है एक्सेस वाटर जो है अपना इन पोर्स के जरिए बाहर निकाल देते हैं, और एपिडर्मिस के अंदर ये होते हैं और लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा होते हैं। दूसरा फंक्शन इनका क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब भी ये ओपन होते हैं तो गैसेस भी एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये पानी लूज कर रहे हैं पौधों का, तो इससे एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल होता है जिसके ज़रिए बहुत बड़े बड़े पौधों के अंदर, जो कि बहुत हाइटेड प्लांट होते हैं, उसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है पानी ऊपर की तरफ जाता है। तो क्योंकि अगर हम देखें कैपिलरी एक्शन है ना, कैपिलरी एक्शन हमने देखा होगा ना, जिस तरह से जेल पेन में इंक भरती है, ठीक है, और सिरिंज जो है उसमें भी पानी रुका रहता है, या फिर उसमें जो केमिकल रुका रहता है, यही कैपिलरी एक्शन के ज़रिए पौधों में पानी ऊपर जाता है, लेकिन उसको एक पंप की ज़रूरत होती है जिस वजह से वो ऊपर जाए। तो जैसे जैसे स्टोमेटा ऊपर की तरफ पानी को खींचते हैं, बीच में पानी का मॉलिक्यूल्स जो है पौधे के अंदर बीच में जो है वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, पानी के मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ बाहर निकले, ऊपर की तरफ पानी लूज होता है पत्तियों के ज़रिए और बीच में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। नीचे की तरफ पानी है ही, तो वही वैक्यूम जो है वो पानी को ऊपर की तरफ मूव करवाता है। एक और क्वेश्चन ट्रांसपिरेशन से बनता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन को रोक कौन सकता है, जब आपकी अनफेवरेबल कंडीशन हो। देयर इज अ हार्मोन एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जो है और ABA जो है वो आपका हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन है, ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। कई बार ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ये स्ट्रेस हार्मोन है, यानी जब कोई सूखे की कंडीशन आती है, ड्रॉट कंडीशन आती है, तो उस समय पे ज़्यादा पानी लूज ना हो इसलिए वो स्टोमेटा को क्लोज करके रखते हैं, एंड दैट इज हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग द ट्रांसपिरेशन इन स्टोमेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है स्टोमेटा अगर ना हो तो,
ठीक है, जैसे कि जो आपके एज्ड प्लांट होते हैं, ठीक है, एज्ड प्लांट होते हैं, उनके अंदर क्या वुडन स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, इसीलिए उनके अंदर स्टोमेटा की जगह कुछ और होता है। क्या होता है? लेंटिसेल्स। फ्रूट्स में भी आप देखेंगे छोटे छोटे छेद होते हैं कहीं कहीं पे, ये लेंटिसेल्स आपके बार्क में और फ्रूट में पाए जाते हैं। ठीक है, जो वुडन एरिया है वहाँ पर क्या होता है? लेंटिसेल्स होते हैं, स्टोमेटा नहीं होते। बार्क में और लेंटिसेल्स होते हैं आपके फ्रूट्स में, आपको दिखेंगे। स्टोमेटा जो है रेस्पिरेशन के लिए काम आता है, फॉर गैशियस एक्सचेंज के लिए काम आता है। यही गैशियस एक्सचेंज कहाँ कहाँ हो पाता है? स्टोमेटा कहाँ कहाँ होते हैं? ग्रीन स्टेम में, लीफ में, ग्रीन स्टेम में, लीफ में होता है, और रूट्स में कोई स्टोमेटा नहीं होते। वो सिर्फ अपने आसपास के सराउंडिंग से और सॉइल के अंदर जो स्पेस होता है वहाँ से रेस्पायर करते हैं। ओके, अब चलिए इसमें एक और क्वेश्चन बनता है छोटा सा कि गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है। भाई गार्ड सेल कैसे फंक्शन कर रहे होते हैं? गार्ड सेल जो है, गार्ड सेल जो है जैसे ही पानी एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे ही पानी एब्जॉर्ब करते हैं गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं, और स्वेल होने के बाद स्टोमेटा जो है, स्ट्रोमा और स्टोमेटल अपरेटस ओपन हो जाता है। ठीक है, अगर गार्ड सेल पानी छोड़ देते हैं, रिलीज करते हैं पानी को, वाटर रिलीज करते हैं, अगर वो वाटर रिलीज करते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं, और श्रिंक होने के बाद स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से कि अगर कोई मोटा आदमी शर्ट को पहने तो क्या होगा? उसके पेट की वजह से बटन ओपन हो जाएंगे। अगर वही आदमी पतला हो जाए तो वही सेम शर्ट जब वो पहनेगा तो वो बटन आराम से बंद रहेंगे। ठीक है, सेम ऐसा ही गार्ड सेल के साथ होता है। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन जो इस डायग्राम में बन सकते हैं। अगले डायग्राम पे आपके चलते हैं। इसके बाद हम अपने इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं होने देंगे, इसी डायग्राम से ख़त्म करेंगे। चलिए, ये डायग्राम किसके लिए है? दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है बिल्कुल, क्योंकि इसी का तो रिडक्शन होके कार्बोहाइड्रेट बनेगा। पर ये ज़रूरी है या नहीं कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे? एयर का एक्सेस ही ख़त्म कर देंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो हमारा बेल जार है वो लिया जाएगा। बेल जार बेल शेप के होते हैं, और साथ ही साथ इसके नीचे वैसलीन लगा दी जाती है। ठीक है, ताकि इसमें और एक्सेस एयर ना आए, वैक्यूम कंडीशन क्रिएट हो जाए। अंदर क्या होता है? अवेलेबल थोड़ी बहुत ऑक्सीजन तो होती है, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। ठीक है, तो जो अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड है उससे वो स्टार्च बना सकता है। अभी उसके लिए हम ये क्या करेंगे? हम एक यहाँ पर दो बेल जार लेंगे, एक ए और एक बी। इसके अंदर हमने साथ में ऑक्सीजन जो है थोड़ा बहुत वो बेल जार में इस्तेमाल हो जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लिए भी हम यहाँ पर कोई रखेंगे। तो क्या लिया हमने? दो बेल जार लिए हैं, दो पॉटेड प्लांट लिए हैं, साथ में यहाँ पर एक प्लेट में KOH लिया है, KOH, और यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। हम थोड़ी देर तक इसको यहाँ पर पौधे को रखे रहेंगे। थोड़ी देर में क्या होगा कि जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है वो KOH एब्जॉर्ब कर लेता है। मेन क्वेश्चन यहाँ पर यही है, KOH का काम क्या होता है? KOH जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस शायद नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ हो सकता है, क्योंकि थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड तो अवेलेबल होगी। ठीक है, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन भी है अवेलेबल, और उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर थोड़ी बहुत हो सकती है। तो अब इसके बाद बेल जार से हटाने के बाद आप क्या करेंगे? पत्तियों को तोड़ के देखेंगे। तोड़ने के बाद उसमें आयोडीन डालेंगे। आयोडीन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर इसके अंदर नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो थोड़ी बहुत थी उसको भी यूज अप कर लेता है KOH, लेकिन यहाँ पर रहती है, इसीलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। ओके, सो दैट्स हाउ इट शोज कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी और नॉट। और मैं आपको बता दूं कि जिस भी एक्सपेरिमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिख रहा है, यानी वहाँ पर KOH है, और KOH क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसा सेम एक्सपेरिमेंट हम रेस्पिरेशन में भी पढ़ते हैं। बट आज के वीडियो के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट इसी के डायग्राम इस चैप्टर के अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।